So we are at second lecture of week 3 of introduction to logic course. पिछले लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हुए उसमें ये हमने समझा कि दो टाइप के आर्गुमेंट्स में बेसिकली डिफरेंस किया जाता है। सबसे जो फंडामेंटल लेवल पे डिस्टिंक्शन किया जाता है आर्गुमेंट का वो डिडक्शन और इंडक्शन का किया जाता है। फिर हमने समझने का प्रयास किया कि डिडक्शन और इंडक्शन को आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो उस क्रम में हमने डिडक्शन की प्रॉपर्टी और इंडक्शन की प्रॉपर्टी को लेकर के एक क्रूड अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी बात की थी और ये कहा था कि अगली लेक्चर में हम इस क्रूड अंडरस्टैंडिंग के जो लिमिटेशंस हैं उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो क्रूड अंडरस्टैंडिंग है उसके लिमिटेशंस समझने के लिए हमें देखना पड़ता है, जो वन बाय वन हम उसके वो जो वहाँ पे क्लेम है उसके अगेंस्ट जो बातें आती हैं, उसके अगेंस्ट जो कुछ एग्जांपल्स हमको मिलते हैं उनको देखेंगे और ये फिर समझेंगे कि कैसे उनका एक विरोध है उस जो कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है उनके साथ, या वो कैरेक्टरिस्टिक इनको कैसे इंक्लूड अपने में नहीं कर पाती है, इसको देखते हैं। In some kinds of deduction, a universal is inferred from a particular. For example, only Plato and Aristotle were great Greek philosophers. Plato and Aristotle lived in Athens. Therefore, all the great Greek philosophers lived in Athens. इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जैसा कि डिडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बताते हुए कही गई थी कि डिडक्शन यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ प्रोसीड करता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स की तरफ प्रोसीड करता है अपने इन्फरेंशियल प्रोसेस में। उसके काउंटर में उसके अगेंस्ट एक एग्जांपल हमको देखने को मिल रहा है जिसमें खास बात यह है कि ये भी एक डिडक्शन का एग्जांपल है, लेकिन हमारी जो डिडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ये जो एग्जांपल है वो इंक्लूड नहीं हो पाता है और इसलिए ये जो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है, क्रूड अंडरस्टैंडिंग है, उसके अगेंस्ट एक एग्जांपल के रूप में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस एग्जांपल में एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट को इन्फर किया जा रहा है, ना कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। हमारा कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? ऑल द ग्रीक फिलोसोफर्स लिव्ड इन एथेंस। ये जो कंक्लूजन है वो एक यूनिवर्सल कंक्लूजन है और जबकि डिडक्शन की जो हमने समझ बनाई थी उसके अनुरूप क्या था? डिडक्शन ये कहता है कि कंक्लूजन पर्टिकुलर होगा, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो ये जो समझ है वो उसके अगेंस्ट ये एग्जांपल हमको मिल रहा है। एक और समस्या जो आती है वो कुछ इस तरह की है, ये आर्गुमेंट इंडक्शन है लेकिन इसमें जो प्रोसीजर है, जो इन्फरेंस है, वो a particular is inferred from a universal rather than a universal is inferred from particular. Example देखते हैं। All the Greek philosophers wrote treatises on science. All philosophers named Aristotle wrote treatises on science. Therefore, we can conclude that Aristotle was a great Greek philosopher. इस आर्गुमेंट में हम देख रहे हैं कि जो प्रीमिसेस के रूप में दो स्टेटमेंट शुरू में आ रहे हैं वो उनका स्ट्रक्चर सीमिंगली एटलीस्ट एक यूनिवर्सल आर्गुमेंट, यूनिवर्सल स्टेटमेंट का है। ऑल द ग्रेट फिलोसोफर्स, ऑल के साथ स्टेटमेंट आ रहा है, ऑल द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर्स रोट। ये ऑब्वियसली एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, सभी ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर्स ने साइंस पे ट्रीटाइज लिखा है। देन दूसरा जो प्रीमिस है वो भी एक यूनिवर्सल प्रीमिस है, ऑल फिलोसोफर्स नेम्ड एरिस्टोटल रोट ट्रीटाइजेज ऑन साइंस। ये भी एक यूनिवर्सल प्रीमिस है, लेकिन जो हमारा कंक्लूजन है वो पर्टिकुलर पर्सन एरिस्टोटल के बारे में आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने इंडक्शन की क्रूड अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि इंडक्शन क्या होगा, इंडक्शन एक पर्टिकुलर प्रीमिसेस से यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाला जाता है इंडक्शन में। तो उस क्रूड अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट ये एग्जांपल हमको मिल रहा है जो कि इंडक्शन तो है लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता है, उनके अगेंस्ट जो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रखता है।
यानी कि जो कंक्लूज़न है वो पर्टिकुलर है और प्रीमिसेस यूनिवर्सल हैं। और भी तरीके से हम इस समस्या को, जो लिमिटेशन है हमारी क्रूड अंडरस्टैंडिंग की, उसको देखने के लिए कुछ और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इन सम काइंड्स ऑफ डिडक्शन अ यूनिवर्सल नॉट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम सम यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम्पल डिडक्शन का एग्जाम्पल तो है, लेकिन डिडक्शन के एग्जाम्पल होने के बावजूद उसमें एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट को इन्फर किया गया है एक यूनिवर्सल प्रीमिस से, कुछ यूनिवर्सल प्रीमिसेस से एक यूनिवर्सल कंक्लूजन को इन्फर किया गया है। इसके भी एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं। हमने क्रूड अंडरस्टैंडिंग में क्या देखा था? हमने क्रूड अंडरस्टैंडिंग में देखा, क्रूड अंडरस्टैंडिंग हमारी कहती है कि अगर ये डिडक्शन का केस है तो डिडक्शन में यूनिवर्सल से पर्टिकुलर कंक्लूजन निकाला जाएगा। लेकिन अब जो एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं उस एग्जांपल में आपको ये दिखेगा कि कंक्लूजन भी यूनिवर्सल है और प्रीमिसेस भी यूनिवर्सल हैं, यानी कि यूनिवर्सल प्रीमिसेस से यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाला जा रहा है। एग्जांपल कैन गो लाइक दिस: ऑल मैन आर मोर्टल एंड ऑल लॉजिशियंस आर मैन, देयरफॉर ऑल लॉजिशियंस आर मोर्टल। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि जो दो प्रीमिसेस हैं, ऑल मैन आर मोर्टल एंड ऑल लॉजिशियंस आर मैन, ये दोनों प्रीमिसेस यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं। साथ ही जो हमारा कंक्लूजन है देयरफॉर ऑल लॉजिशियंस आर मोर्टल, ये भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साधारण समझ जो बनाई है हमने डिडक्शन की कि आर्गुमेंट अगर यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की ओर बढ़ता है तो हम उसको डिडक्शन कहते हैं। उसके अगेंस्ट ये बात जा रही है और इस एग्जांपल में जो प्रोसीजर है, वो जो इन्फरेंस है, वो यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल प्रोसीड किया हुआ है। Thus from this example we can say that a deduction can proceed from universal to universal। चलिए अगली जो लिमिटेशन है उसको भी देखते हैं। In some kinds of induction a particular not a universal statement is inferred from other particular statements। For example, let P1, P2, P3 up to Pn be the names of persons and n is sufficiently big number, then an inductive argument can be constructed like this: P1 is mortal, P2 is mortal, P3 is mortal, and so on and so forth up to Pn is mortal। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं therefore the next person is mortal। ये समझ में आ रहा होगा कि ये केस पर्टिकुलर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है वो एक इंडक्टिव आर्गुमेंट का एग्जाम्पल है। जब हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं द नेक्स्ट पर्सन इज़ आल्सो मोर्टल, तो उस कंक्लूजन में नेक्स्ट पर्सन जो हमारा है वो नेक्स्ट पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन है और वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट कैसा है? इंडक्टिव है। जबकि इंडक्टिव की जो हमने क्रूड अंडरस्टैंडिंग बनाई है उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि अगर आर्गुमेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट से यूनिवर्सल की तरफ बढ़ता है तो हम उसको कहते हैं कि ये इंडक्टिव आर्गुमेंट है। तो ये एग्जांपल भी हमारे सामने जो है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं। Thus from this example we can say that an induction can proceed from particular to particular। और ये जो बात है वो अगेंस्ट जाती है हमारी जो क्रूड अंडरस्टैंडिंग है उसके। Now we have enough reason to conclude that the understanding of deduction as inference of a particular statement from a universal statement and of induction as inference of a universal statement from some particular statements is crude and too narrow। It lacks inclusion of instances which must be included। जब हम कोई डेफिनीसन बनाते हैं तो उस समय हमको ध्यान रखना होता है कि वो डेफिनीसन सटीक हो, और सटीक होने का मतलब ये होता है, प्रिसाइज डेफिनीसन होने का मतलब ये होता है कि वो डेफिनीसन जिन जिन चीज़ों को कवर करना चाहिए, उस डेफिनीसन के द्वारा जिन जिन चीज़ों को कवर किया जाना चाहिए उतनी ही चीज़ों को करे, उससे ना तो ज़्यादा चीज़ों को कवर करे ना कम चीज़ों को कवर करे। अगर कोई डेफिनेशन जितनी चीज़ों को कवर करना चाहिए उससे कम चीज़ों को कवर करता है
तो हम कहते हैं कि वो डेफिनेशन में टू नैरो होने की कमी है, मिस्टेक है, एक फॉल्ट है जिसको कहते हैं फैलेसी ऑफ टू नैरो डेफिनेशन। तो ये जो डिफेक्ट है टू नैरो डेफिनेशन की, वो हमारे क्रूड अंडरस्टैंडिंग में देखने को मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये क्रूड अंडरस्टैंडिंग के इतने सारे लिमिटेशंस हैं तो हमको फिर प्रॉपरली किस प्रकार से डिडक्शन और इंडक्शन को डिस्टिंग्विश करना चाहिए। A proper distinction of deductive and inductive arguments is based on the difference between the nature of the claim that an argument makes। पहले वीक से अगर आप याद करें, पहले वीक में जो हमने कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्टडी की थी, उस समय पे जिस प्रकार से आर्गुमेंट को डिफ़ाइन किया था, उस आर्गुमेंट के डेफिनेशन को अगर रिकॉल करें, देन वी डिफाइंड एन आर्गुमेंट एज any group of statements of which one statement is claimed to follow from the others, which are regarded as providing support or ground for the truth of that one। तो यहाँ पे जो इस डेफिनीसन थी, इस डेफिनीसन में एक छोटा सा वर्ड है claimed। उस वर्ड को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो चीज़ हमने छोड़ दी तो हमारे लिए हम जो भी परिभाषा बनाएंगे आर्गुमेंट की, वो सही परिभाषा नहीं होगी। क्योंकि अगर हम सीधे सीधे ऐसा कहें कि एक आर्गुमेंट एक सेट ऑफ प्रोपोजिशन होता है जिसके कंक्लूजन प्रेमिसेस से निकले होते हैं, ऐसा कहने पर क्या होगा कि जो वैलिड आर्गुमेंट्स हैं केवल वही या जो करेक्ट जो गुड आर्गुमेंट्स हैं केवल उनको ही आप इस परिभाषा में इंक्लूड कर पाएंगे, जबकि जो बैड आर्गुमेंट्स होते हैं वो भी असल में आर्गुमेंट्स तो होते ही हैं। तो हमारी जो आर्गुमेंट की परिभाषा होगी, वो आर्गुमेंट की परिभाषा उनको भी इंक्लूड करनी चाहिए। और इसलिए ज़रूरी ये है कि हम ये कहें कि एक आर्गुमेंट एक ऐसे सेट ऑफ प्रोपोजिशन को कहते हैं जिसमें ये क्लेम किया गया होता है कि उस सेट का एक स्टेटमेंट उसी सेट के बाकी स्टेटमेंट से डेराइव किया गया है। और ये क्लेम जो किया गया है यहाँ पर, वो क्लेम सही हो सकता है, गलत हो सकता है। अगर जो क्लेम यहाँ पर किया गया है वो सही होता है तो हम कहते हैं आर्गुमेंट इज़ लेजिटिमेट, और अगर वो क्लेम सही नहीं होता है तो हम कहते हैं कि आर्गुमेंट इज़ नॉट लेजिटिमेट। इस क्लेम को कहने की ज़रूरत है। क्लेम की वजह से हमारे जो वैलिड और इनवैलिड या लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट हर प्रकार के गुड बैड आर्गुमेंट्स भी, बैड आर्गुमेंट्स मेनली बैड आर्गुमेंट्स, इनवैलिड आर्गुमेंट्स का भी इंक्लूजन हम आर्गुमेंट के डेफिनेशन में कर लेते हैं, यानी कि उनको भी हम आर्गुमेंट का स्टेटस दे देते हैं। भले ही वो बैड आर्गुमेंट्स हैं लेकिन आर्गुमेंट्स तो हैं। इस जो हमारी आर्गुमेंट की परिभाषा है उसको ठीक से समझ लेने के बाद से अब हम देखते हैं कि हमने ये देखा, हमने समझा ये कि व्हाट इज़ द मार्क ऑफ एन आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का मार्क क्या हुआ? आर्गुमेंट का मार्क हुआ द क्लेम दैट इट्स प्रीमिसेस प्रोवाइड ग्राउंड्स फॉर द ट्रूथ ऑफ इट्स कंक्लूजन। यहाँ पे जो क्लेम है वो आर्गुमेंट का मार्क है और कोई भी क्लेम नहीं। ये जो खास क्लेम दैट के बाद जो हमने कहा इट्स प्रीमिसेस प्रोवाइड ग्राउंड्स फॉर द ट्रूथ ऑफ इट्स कंक्लूजन, ये जो क्लेम का स्पेसिफिक वर्जन है, इस प्रकार का क्लेम वो आर्गुमेंट का मार्क होता है। अब हम चलते हैं अपने जैसा कि मैंने कहा था कि इस आर्गुमेंट की जो परिभाषा है उसकी ठीक से समझ ज़रूरी है प्रॉपर डिस्टिंक्शन को समझने के लिए। तो अब हमने आर्गुमेंट की परिभाषा को एक बार से फिर रिवाइज कर लिया है और चलते हैं अब प्रॉपर डिस्टिंक्शन की तरफ। द प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज़ मेड लाइक दिस: एन आर्गुमेंट इज़ कॉल्ड अ डिडक्टिव आर्गुमेंट if it claims implicitly or explicitly of its premises to provide conclusive support for its conclusion। एक आर्गुमेंट को डिडक्टिव आर्गुमेंट कब कहते हैं? जब चाहे वो इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली उसमें जो क्लेम किया गया है, अभी जिस क्लेम पे हमने इतना एम्फेसिस दिया आर्गुमेंट को समझते हुए, तो वो क्लेम अगर कुछ इस प्रकार है कि उस क्लेम में इतना बल है, इतना फोर्स है कि वहाँ पे जो क्लेम है ये इस तरह से रखा गया है, क्लेम इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली इस प्रकार से आ रहा है
कि वो जो कंक्लूजन के जिस कंक्लूजन के बारे में वो क्लेम आ रहा है, वो कंक्लूजन के बारे में क्या क्लेम किया जा रहा है, इतना स्ट्रिक्ट क्लेम किया जा रहा है कि वो कंक्लूजन जो निकला है वो उन्हीं प्रीमिसेस से निकला है जो ऊपर दिए गए हैं, या उस सेट में बाकी जो स्टेटमेंट हैं कंक्लूजन को छोड़ के केवल उन्हीं स्टेटमेंट से निकला है। अगर ऐसा स्ट्रिक्ट क्लेम किया जाता है, इस क्लेम का जो नेचर है वो कुछ इस प्रकार से है कि पूरी तरह कंक्लूसिवनेस प्रीमिसेस के द्वारा कंक्लूसिव निर्णायक सपोर्ट दिया जा रहा है, इस तरह की बात अगर उस क्लेम में आ रही है, कुछ सेंस हो रहा है इस तरह का, तो हम ऐसे किसी भी सेट ऑफ प्रोपोजिशन को, इस तरह का क्लेम रखने वाले सेट ऑफ प्रोपोजिशन को कहेंगे कि यह एक डिडक्टिव आर्गुमेंट है। और ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्लेम का जो कंक्लूसिवनेस है वो कंक्लूसिव कैरेक्टर हमको एक्सप्लिसिटली देखने को मिले। हमको ये नोटिस करना पड़ता है कि इसमें इम्प्लिसिट क्लेम अगर है तो वो कहीं कंक्लूसिव इम्प्लिसिट क्लेम तो नहीं है। तो संभव है कि ये जो कंक्लूसिवनेस का क्लेम है वो इम्प्लिसिटली भी आ सकता है, और वो ज़रूरी हो जाता है कि हम उस लैंग्वेज की और जो क्लेम है, क्लेम की समझ को ठीक ठीक प्रकार से बनाकर ही निर्णय करें। देन एन आर्गुमेंट इज कॉल्ड एन इंडक्टिव आर्गुमेंट if it does not make any claim of conclusive support by its premises to its conclusion। और जैसा कि हमने देखा डिडक्टिव के लिए कि एक कंक्लूसिव सपोर्ट दिया जा रहा है प्रेमिसेस के द्वारा कंक्लूजन को, इस बात का क्लेम करता है डिडक्टिव। लेकिन जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है उसमें इस तरह की कंक्लूसिवनेस का क्लेम इंडक्टिव आर्गुमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। यानी कि कहीं भी किसी भी सेट ऑफ प्रोपोजिशन में अगर जो क्लेम है ये कि कंक्लूजन प्रेमिसेस से निकाला गया है, वो क्लेम कुछ ऐसा हो जो कि क्लेम तो हो कि प्रेमिसेस से कंक्लूजन निकाला गया है, ये क्लेम तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से ही निकाला गया है। यानी कि इस प्रकार के कंक्लूसिवनेस का क्लेम ना हो, थोड़ा सा वीक क्लेम हो, उतना बहुत ही स्ट्रिक्ट उसको पूरी तरह बांध के क्लेम ना किया जाए कि हमारा जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से ही निकला है, इस तरह से ना करके बल्कि एक लूज क्लेम किया जाए कि हमारा जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से निकला है, बस इतना ही। इसमें आप देख रहे हैं कि किसी भी कंक्लूसिवनेस का क्लेम नहीं होगा। अगर हम कह देंगे कि हमारा कंक्लूजन प्रेमिसेस से ही निकला है, यहाँ पे ही का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। वो कह देता है कि आपका कंक्लूजन जो है वो उसको जो डेराइव किया गया है उसके लिए कहीं पे आपको प्रेमिसेस से बाहर नहीं जाना है, आपको कहाँ देखना है, ये क्लेम कर रहा है वो आर्गुमेंट कि ये तो प्रीमिस से ही आ जा रहा है। और जबकि इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट क्लेम नहीं होता है, बस एक लूज क्लेम होता है कि जो कंक्लूजन है वो प्रीमिसेस से निकला है, इसमें कहीं भी ही नहीं बोला गया। तो ऐसा नहीं होता है कि इंडक्टिव आर्गुमेंट का कंक्लूजन प्रीमिस से नहीं आता है, लेकिन पूरी तरह से कंक्लूसिवली आता है, ऐसा क्लेम नहीं किया गया होता है। तो ऐसा जहाँ कहीं भी हमको आर्गुमेंट मिलता है, ऐसा कहीं भी सेट ऑफ प्रोपोजिशन मिलता है जिसमें इस तरह का कंक्लूसिव क्लेम नहीं होता है, ऐसा कोई कंक्लूसिव क्लेम नहीं होता है, तो हम उसको कहते हैं कि यह एक इंडक्टिव आर्गुमेंट है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम अपनी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाई है हमने, क्या वो जो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लेकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसा देखने को समझने को मिलता है। तो एक एग्जांपल जो डिडक्शन का हम ले सकते हैं वो है ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, एप्पल्स आर अ काइंड ऑफ फ्रूट, देयरफॉर एप्पल्स हैव सीड्स। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो देयरफॉर के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, देयरफॉर एक क्लेम को इंडिकेट करने के लिए है। क्या क्लेम देयरफॉर ये कह रहा है कि देयरफॉर के बाद मैं जो बोल रहा हूँ वो देयरफॉर के पहले जो मैंने बोला था उससे ही इम्प्लाइड है। और किस प्रकार से इम्प्लाइड है, कुछ इस तरह से क्लेम इसमें है कि जो एप्पल्स हैव सीड्स, ये बात बोलने वाला इसलिए बस बोल रहा है क्योंकि ऊपर जो दो बातें दी गई हैं वो इसको कहने के लिए पर्याप्त हैं, इस बात को निकालने के लिए, डेराइव करने के लिए पर्याप्त हैं। यानी कि ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, एप्पल्स आर अ काइंड ऑफ फ्रूट, ये दो बातें ही एनफ हैं ये कंक्लूज़न निकालने के लिए। एप्पल्स हैव सीड्स, चूँकि ऐसा है यहाँ पे क्लेम का नेचर, इसके लिए हम इसको कहेंगे कि ये डिडक्टिव आर्गुमेंट है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। ओनली प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर्स। प्लेटो and Aristotle lived in Athens, therefore
ऑल द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर्स लिव्ड इन एथेंस। इस एग्जाम्पल को हमने जब लिमिटेशंस को कवर कर रहे थे उस समय भी हमने देखा था। तो जो हमारी क्रूड अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से ये एग्जाम्पल उस डिडक्शन की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि जो हमारा कंक्लूज़न है उसके बारे में ये नहीं कहा कि कंक्लूज़न जब पर्टिकुलर होगा तभी, या और यूनिवर्सल जब प्रीमिसेस यूनिवर्सल होंगे और कंक्लूज़न पर्टिकुलर होगा तब हम कहेंगे कि आर्गुमेंट डिडक्शन है। लेकिन अभी जो हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि क्लेम का नेचर समझेंगे कि जो उस आर्गुमेंट में क्लेम है उसका नेचर अगर कंक्लूसिव क्लेम की तरह है, उसका नेचर अगर कंक्लूसिव क्लेम का है तो हम उसको कहेंगे डिडक्टिव आर्गुमेंट है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लेम है कि ऑल द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर्स लिव्ड इन एथेंस, ये क्लेम कंक्लूसिवली डिराइव किया जा रहा है। ऊपर के दो प्रेमिसेस हैं केवल उन्हीं से, और ये क्लेम एक तरह से इम्प्लिसिट है। थोड़ी सी समझ अगर ध्यान दे के इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो कंक्लूज़न है वो प्रीमिसेस से ही निकाला गया है, इस प्रकार का क्लेम रखा जा रहा है। कंक्लूज़न इज़ इम्प्लिसिटली बेस्ड only on the premises, so the claim is of conclusive support in these two examples. अब हम कुछ इंडक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। P1 is mortal, P2 is mortal। अभी हमने देखा था कुछ बनाए थे कन्वेंशन, कुछ सपोज किया था कि P1 P2 हम कुछ पर्सन्स के नाम के रूप में लेंगे और Pn तक बहुत सारे पर्सन जो n नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, n नंबर एक बड़ा नंबर होगा, तो हम उसको यहाँ पे लिखने के लिए P1 P2 का सहारा ले रहे हैं। P1 यानी कि पर्सन 1 इज़ मोर्टल, P2 इज़ मोर्टल, P3 इज़ मोर्टल एंड अप टू Pn वी ऑब्जर्व दैट Pn इज़ मोर्टल। इससे हमने कंक्लूड किया देयरफॉर द नेक्स्ट पर्सन इज़ ऑल्सो मोर्टल। ये एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हमने कंक्लूज़न किस प्रकार से निकाला। हमारा जो कंक्लूज़न है वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। इस तरह से जो हमारी ओल्ड अंडरस्टैंडिंग थी, ओल्ड अंडरस्टैंडिंग में ये एग्जाम्पल इंडक्शन में इस एग्जाम्पल को रखा जाए उसके लिए हमारी जो ओल्ड अंडरस्टैंडिंग है वो अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन अभी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने समझा है कि अगर आर्गुमेंट में क्लेम कुछ कंक्लूसिवनेस का न हो, कंक्लूसिवनेस का क्लेम ना हो तो हम उसको इंडक्शन में रखते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा एग्जाम्पल होगा, चूँकि हमारा इसमें कंक्लूजन नेक्स्ट पर्सन के बारे में बताया गया है, वो नेक्स्ट पर्सन प्रीमिसेस में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो क्लेम है वो क्लेम कंक्लूसिव नहीं हो सकता है और इस कारण से हम इसको इंडक्शन की कैटेगरी में रख पा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल P1 इज़ मोर्टल, P2 इज़ मोर्टल, P3 इज़ मोर्टल and up to Pn is mortal, therefore all men are mortal। इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या पिछले एग्जाम्पल से डिफरेंट है। पिछले एग्जाम्पल में हमने पर्टिकुलर्स को ऑब्जर्व करके, डिफरेंट पर्टिकुलर पर्सन्स को ऑब्जर्व करके हमने एक नेक्स्ट जो पर्टिकुलर पर्सन था उसके बारे में कंक्लूजन पिछले एग्जाम्पल में निकाला था, और इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, हम एक यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो कि हमारी क्रूड अंडरस्टैंडिंग में भी इंडक्शन की कैटेगरी में आ रहा था। और अभी जो हमने अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाई है, प्रॉपर डिस्टिंक्शन किया है, उसके अनुरूप भी हमारा जो ये एग्जाम्पल है दूसरा जिसमें हम यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो ये तो क्रूड अंडरस्टैंडिंग में भी कवर हो रहा था और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में कवर हो रहा है। यानी कि जो इफ़िशियंसी हमारी क्रूड अंडरस्टैंडिंग दे रही थी वो तो है ही, बाकी उसमें जो कमियाँ थी हमने उसको भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से दूर कर लिया है। द कंक्लूजन गोज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रेमिसेस, so the claim cannot be of conclusive support by the premises to its conclusion। ये दोनों एग्जाम्पल में ये बात हमने नोटिस किया, देखा। और जो छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान दे सकते हैं और इस डिस्टिंक्शन को समझने के लिए जो हमारी मदद कर सकती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। Unlike deductive arguments in which no additional information can be added to make the inference more certain, inductive arguments can be made more strong by adding additional evidence। इसी तरह की एक और सूक्ष्म बात है, ध्यान देने की बात है। In deductive arguments, the conclusion cannot have any empirical information which is not specifically included in the premises,
and the conclusion cannot be more general in scope than the premises. तो ये जो दो बातें हैं वो एडिशनल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह हेल्पफुल आइडियाज़ की तरह लिए जा सकते हैं, जो हमारी मदद कर सकते हैं इंडक्शन और डिडक्शन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। लेकिन जो हम हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इंडक्शन और डिडक्शन का डिस्टिंक्शन करना हो तो हमको कभी भी वो जो पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, ये आइडिया भले ही कभी कभी जल्दी में कोई सवाल सॉल्व करना हो तो उसकी मदद ले लें, लेकिन कभी भी वो हम उसको एक प्रॉपर डिस्टिंग्विशिंग फीचर की तरह नहीं समझेंगे, बल्कि हमने जो तय किया है, हमने जो समझा है प्रॉपर डिस्टिंक्शन के रूप में कि क्लेम के नेचर को समझेंगे। क्या क्लेम, उस आर्गुमेंट में जो क्लेम है कंक्लूजन के प्रीमिसेस से निकाले जाने का, वो क्लेम कंक्लूसिव क्लेम है, निर्णायक क्लेम है, या एक लूज क्लेम है, या बस इस तरह का है कि कंक्लूसिवली नहीं लेकिन ये प्रेमिसेस कंक्लूजन को कुछ सपोर्ट देते हैं। इस प्रकार से अगर क्लेम है वीक क्लेम की तरह, तो हम उस आर्गुमेंट को इंडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं। हम लोग इस दूसरे लेक्चर को यहाँ पर पूरा करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं जिनकी स्टडी लॉजिक में की जाती है, उन आर्गुमेंट्स का जो इवैल्यूएशन किया जाता है वो किस प्रकार से, किन शब्दों में किया जाता है, और कब उन आर्गुमेंट का इवैल्यूएशन करके किस शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये आर्गुमेंट कैसा है। जैसे आप किसी काम को जब इवैल्यूएट करते हैं, कर्म को, तो राइट एक्शन, रॉन्ग एक्शन, गुड एक्शन, बैड एक्शन, इस तरह के जो इवैल्यूएशन करते हैं, एथिकल इवैल्यूएशंस। उसी तरह जब एस्थेटिक्स के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर किसी पीस ऑफ आर्ट को इवैल्यूएट करने के लिए आप ब्यूटीफुल, अगली जैसे टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो लॉजिक में हमारे आर्गुमेंट्स हैं उनका इवैल्यूएशन करने के लिए किन शब्दों का, किन पदों का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे पूरा करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।